नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ बहुत समझाने के बाद उसके माँ के मीरा ने बहुत जब समझाया ईशांत को, तब उसे समझ आया कि वो कितना गलत था। उसके बाद वो ईशांत इंद्रानी के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है ठीक से कि वो किस बात के लिए माफ़ी मांग रहा है। इंद्रानी बार बार पूछती है लेकिन ईशांत बोल नहीं पाता। फिर ईशांत को वो गले लगाती है और कहती है, भैया आप चिंता मत करो, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं होऊंगी। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ ना, आप चाहे कुछ भी बोलो, मैं आप पे गुस्सा नहीं होऊंगी। माँ ने कहा था कि तुम्हारे भैया थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। जब आप बुरे नहीं हो दिल के तो फिर कोई बात नहीं, आपका गुस्सा चलता है। जिस पर वो अपनी बहन को, रानी को गले लगा कर कहता है, बहन मैं तेरी हिफाजत हमेशा करूँगा, तुझे हमेशा ख्याल रखूँगा। तेरे क्लास वाले तुझे परेशान तो नहीं करते हैं। जिस पर इंद्रानी बोलने ही वाली थी, लेकिन वो खामोश हो जाती है। ईशांत समझ जाता है कि उसके क्लास वाले उसे परेशान कर रहे हैं। तो ईशांत कहता है, किसने तुम्हें परेशान किया। जिस पर इंद्रानी कहती है, किसी ने नहीं भैया। फिर वो अपने पड़ोस के भाई के घर जाता है और उससे कहता है, भाई मेरी बहन को किसने तंग किया क्लास में, आपने किया है क्या। जिस पर वो कहता है, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, पर कुछ लड़कियां हैं जो उसे पसंद नहीं करती है, और वो इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारी बहन मतलब अपने पिता के सोर्स और मतलब तुम्हारे पिता के नाम का इस्तेमाल करके स्कूल में दाखिला ली है और उसने कोई पढ़ाई नहीं की है। उसे जैसे ही पता चलेगा कि उसने अच्छे से पढ़ाई की है, एग्ज़ाम दिया है, तब जाकर वो मान जाएगी। अभी तो उसे थोड़ा बहुत, नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई भी तंग करे। मैं उन सबको बताऊंगा कि मेरी बहन कितनी काबिल है। नहीं, ऐसा मत करो, उन्हें खुद से समझ आना चाहिए। और रही बात उन्हें तंग करने की या परेशान करने की, तो मैं तुम्हारी बहन के साथ हूँ ना, मैं उसे समझाऊंगा उन लोगों को, और तुम्हारी बहन को भी बताऊंगा कि ऐसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे समझना चाहिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी बहन के साथ। जिस पर वो कहता है कि लेकिन फिर भी भाई, मेरी बहन को अगर किसी ने भी ज़्यादा तंग किया तो आप मुझे बताएंगे, ताकि मैं उन्हें उनकी अक्ल ठिकाने लगा सकूं। तुम चिंता मत करो, तुम इतना ज़्यादा अपनी बहन के बारे में मत सोचो। तुम्हारी बहन बहुत होनहार है, वो भी 10 साल की है, लेकिन फिर भी वो बहुत होनहार है। उसे पता है कि उसे कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को समझाना है, दिखाना है, बताना है। वो बहुत होनहार है, तुम चिंता मत करो इस सब में के बारे में। जिस पर वो कहता है, ठीक है, पर भैया। जिस पर उसकी बहन भागी भागी आती है और कहती है, भैया ईशांत भैया, भैया इंद्रानी कैसी है। जिस पर वो कहता है, वो ठीक है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो उसके बारे में। क्यों नहीं पूछ सकती, वो मेरे से एक क्लास ऊपर ही तो है, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा, तुम्हें उससे बात करनी है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पढ़ाए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी गलती क्या है। अच्छा, तुम मुझसे पढ़ना चाहती हो। ठीक है, मैं उसे बता दूँगा, लेकिन वो तुम्हें पढ़ाना चाहती या नहीं ये उसकी मर्ज़ी होगी। मैं नहीं कहूँगा उसे कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती तुम्हें पढ़ाए, वो उसकी इच्छा होगी, और तुम भी उसे नहीं कहोगी ज़्यादा कुछ। जिस पर कहती है वो कि नहीं भैया, मैं बिल्कुल भी इंद्रानी दीदी को परेशान नहीं करूँगी। मैं उनसे कहूँगी कि वो मुझे अच्छे से पढ़ाए, और मैं उनसे अच्छे से पढ़ूँगी, और फिर मैं उनसे अच्छे से पढ़कर अच्छे मार्क्स लाऊँगी। आप चिंता मत करो, मैं उन्हें तंग नहीं करूँगी। वो अपना किताब उठा करके सीधा ईशांत के घर चली जाती है और इंद्रानी को ढूंढने लगती है। इंद्रानी मिलती है तो बोलती है, इंद्रानी को गले लगा के दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आई। जिस पर वो कहती है कि मैं आपके साथ पढ़ने आई हूँ, मैं
जानती हूँ कि आप मेरे भैया के क्लास में गई हो, तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई में होगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दें, ताकि मुझे मेरा क्लास के लोग मुझ पे चिढ़ाएं ना, मुझे मेरा मजाक ना उड़ाएं। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे क्लास में भी तुम्हें लोग तंग करते हैं। जिस पर वो कहती है कि मुझे तो उतना तंग नहीं करते हैं, लेकिन आपको भी तंग करते हैं। जिस पर वो कहती है इंद्रानी, थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं नहीं हूँ ना। नहीं होने से तंग नहीं किया जाता, बल्कि उनका तो स्वागत किया जाता है। पर मैं उनसे बहुत छोटी हूँ ना, इसलिए उन्हें लगता है कि छोटी होना अच्छी बात नहीं है ना। एक क्लास में वो सब बड़े बड़े हैं और मैं बहुत छोटी हूँ, इसलिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर इंद्रानी भी कहती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा ही है। उन्हें शायद मेरा इस तरह से आना पसंद नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और अपनी पढ़ाई के ज़रिए उन्हें का दिल जीतूँगी। फिर देखते हैं कि वो मुझे कैसे नापसंद करते हैं। अच्छा, तो तुम उन्हें पढ़ाई करके हराओगी? इसमें हार और जीत की बात ही नहीं है, बस अच्छे से पढ़ना है और अपने क्लास में सबसे अव्वल लाना है खुद को, ताकि वो भी मुझे पसंद करे। अच्छा, ठीक है, मैं आपकी मदद तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो खुद ही आपसे मदद मांगने आई हूँ, तो मैं बस आपको तंग नहीं करती, मैं जाती हूँ। वो अपनी किताब लेकर के जाने लगती है, जिस पर इंद्रानी उसे रोकती है और कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मदद करूँगी पढ़ने में। जिस पर वो इंद्रानी उसकी किताब लेती है और उसे बगल में बिठाकर उसे कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। मैं भी तो जानूँ कि दूसरे क्लास की किताबों में क्या लिखा है, ताकि मैं अपनी क्लास की किताबों को अच्छे से पढ़ सकूँ, समझ सकूँ। जिस पर वो कहती है ठीक है। फिर वो अपनी किताबें देती है, फिर उसे पढ़ाती है इंद्रानी। फिर पढ़ते पढ़ते करीबन शाम के 6 बज जाते हैं। 6 बजते ही उसे भूख लग जाती है इंद्रानी को। फिर वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ भूख लगी है। जिस पर वो कहती है, मुझे पता है, तुम्हें कल भी इसी समय भूख लग गई थी, भी तुम्हें भूख लगी है। ये लो। ये क्या है? ये सावे घास का लड्डू है, मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा बाज़ार से। तुम्हारे पापा तो गए हुए काम पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाज़ार चली जाऊँ। सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी थी तो मैं बाज़ार गई थी, तो मुझे ये दिख गया। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें जब भूख लगेगी तो मैं तुम्हें ये दूँगी। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगता है। ये घास एक तरह का है सफ़ेद रंग का, और इसकी लड्डू बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। तुमने कभी ऐसी चीज़ खाई है? जिस पर इंद्रानी कहती है, नहीं मैंने तो नहीं खाई, लेकिन ये सच में बहुत अच्छी है। फिर वो उसे भी लड्डू देती है, जिस पर वो कहती है, शुक्रिया आंटी। जिस पर वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी खा लो और पढ़ाई अच्छे से करना, पर दीदी को ज़्यादा तंग मत करना, उसे भी तो पढ़ना होगा ना, उसका भी तो फाइनल एग्ज़ाम है। जिस पर वो कहती है इंद्रानी की, माँ मेरी तो किताबें अभी आई ही नहीं हैं। जिस पर वो उसका भाई उधर से आता है और वो कहता है कि ये लो मेरी किताबें, इसे पढ़ लो। ये मैंने किताब पढ़ ली है, तो इसलिए तुम इसे पढ़ सकती हो, पर ये मुझे 2-3 दिन में तुम दे सकती हो ना। जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें दे दूँगी। जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ आंटी। जिस पर वो कहती है, रुको बेटा, तुम भी एक लड्डू लेकर जाओ। जिस पर वो उसे भी लड्डू देती है। फिर वो भी खाते हुए अपने घर को जाता है, लेकिन जाने से पहले अपनी बहन से कहता है, दीदी को ज़्यादा परेशान मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना, समझी? बिना परेशान किए अपने काम पे, पढ़ाई पे ध्यान देना और अच्छे से पढ़ के घर जल्दी आना, तुम काफ़ी देर से यहाँ हो। जिस पर वो कहती है, ठीक है भैया, मैं जल्दी आती हूँ। फिर वो अपना सामान बांधने लगती है और कहती है, आंटी मैं कल आऊँगी फिर पढ़ने के लिए, शुक्रिया दीदी मुझे पढ़ाने के लिए। ये बोलकर वो जाने लगती है। जिस पर वो कहती है कि हम तो सेम उम्र के हैं, तो मुझे दीदी क्यों बोल रही हो? तो मैं टीचर बोल देती हूँ आपको,
क्योंकि आप मुझसे बड़ी हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि आप मुझे पढ़ा रही हैं। अगर आप पढ़ा रही हैं तो आप मेरी गुरु हैं, और हम जैसे सीखते हैं उसे उससे हमें सम्मान करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो तुम मेरा सम्मान करो, लेकिन मुझे इस तरह टीचर या दीदी मत बोलो। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूँगी। तो आज से हम दोस्त हुए? हाँ, हमने तो आपसे पहले ही दोस्ती की है। फिर वो दोनों दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, एक दूसरे से कहती है ठीक है मैं अब चलती हूँ। वो बाई बोलकर अपने घर चली जाती है, और इधर ईशांत भी आता है बाहर से खेलकर और कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है। तो तुम्हारा खेलना हो गया, ये लो लड्डू खाओ। अच्छा, ठीक है। वो लड्डू खाने लगता है, और उसके बाद फिर इंद्राणी के पास वो किताब देखकर कहता है ये किताब कहाँ से आई? जिस पर इंद्राणी कहती है बगल वाले भैया ने दिया। अच्छा, उन्होंने दिया, ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, लेकिन हाँ, तुम मुझसे एक क्लास आगे हो तो मैं तुम्हारी कोई पढ़ाई में मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देना, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिस पर इंद्राणी कहती है कि किसकी हिम्मत जो मेरा मजाक उड़ाए। मैं अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे मार्क्स इतने अच्छे आएंगे कि सभी लोग मुझे प्राउड फील करेंगे मुझ पे। जिस पर वो कहता है ठीक है। फिर उसके बाद ईशांत अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ इंद्राणी बालकोनी बरंडे में पढ़ रही होती है, और रसोई घर में उसकी माँ उसकी पढ़ाई की आवाज़ सुन रही होती है, और किचन में खाना उना बना रही होती है। ईशांत अपने कमरे में जाकर एक बक्से से वो कागज़ निकालता है जो वो पहली बार अपने पिता के साथ बाज़ार गया था इंद्राणी के लिए कपड़े ख़रीदने, तब उसे वो कागज़ मिला था। उस पर लिखा हुआ था स्नेहा के बारे में। स्नेहा के बारे में जिस तरह से लिखा हुआ था, उसे साफ लग रहा था कि ये इंद्राणी के बारे में ही बात हो रही है, पर वो कुछ कहता नहीं है, और उस कागज़ को बस अपने पास रख लेता है बिना कुछ कहे। और फिर समय बीत जाता है, वो सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, और दूसरे तीसरे दिन जब वो स्कूल जाती है तो सभी धीरे धीरे उसके दोस्त बन जाते हैं, उनके साथ अच्छी बन रही होती है। उसका भाई भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है, सभी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और समय के साथ इंद्राणी बड़ी होती जाती है। लेकिन एक दिन फिर एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिसे AI जनरेटेड फेस बना करके पोस्टर फेंका जाता है पूरे गांव मोहल्ले में, और उसमें इंद्राणी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होता है। जिस पर उसका भाई वो पैम्पलेट उठा करके अपने घर को आता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता है। लेकिन उसके पिता और उसके आसपास के लोग ये सब कागज़ देख चुके होते हैं, जिस पर सभी कहते हैं कि इंद्राणी को बाहर लेकर आओ। जिस पर इंद्राणी घर के बाहर आती है, तब सभी लोग कहते हैं कि तुम तो इस घर की नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जिस पर इंद्राणी कहती है कि वो मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरी माँ बचपन में ही मर चुकी है, और वैसे भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। जिस पर वो लोग कागज़ दिखाकर इंद्राणी से कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पिता अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, देखो इस पे लिखा हुआ है कि ये बच्ची बहुत साल पहले गुम हो गई थी, और अब ये बच्ची को हम ढूंढ रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, 4 साल से हो गया, अब तो तुम शहर भी जाने वाली हो पढ़ाई करने के लिए, एक बार अपने पिता से मिल लो। जिस पर ये इस पे लिखा हुआ भी है कि अगर कोई मेरी बच्ची का पता बताएगा तो मैं उसे इनाम भी दूंगा। तुम्हारे पिता कितना कुछ कर रहे हैं तुम्हें ढूंढने के लिए। जिस पर इंद्राणी के पिता बीच में आते हैं, मुथु, और कहते हैं कि मेरी बेटी को इस तरह से परेशान मत कीजिए। मेरी बेटी अगर अपने पिता के पास जाना चाहती है तो वो जाएगी, वरना नहीं जाएगी, और आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। मुथु की सबको इज़्ज़त करता है, इसलिए इस बारे में गांव के बाहर खबर नहीं जाती और किसी को कुछ नहीं पता चलता। लेकिन मुथु जानता था कि ये किसकी बेटी है, इसलिए
वो इंद्रानी से बात करने के लिए आता है। इंद्रानी कहती है, अपने परिवार के बीच में सभी लोग बैठे होते हैं। इंद्रानी से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद है, जिस पर इंद्रानी कहती है, हाँ मुझे सब कुछ याद है। मुथु कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ याद है, जिस पर इंद्रानी कहती है, मुझे भी पता है कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपने कभी खुल के मुझसे बात नहीं की, इसलिए मैंने भी आपको बताया नहीं। लेकिन अगर सच में आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मेरे माँ बचपन में ही मर चुकी थी। मेरे पिता ने मेरी माँ को नहीं बचाया क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत गुस्सा थे और उन पे ध्यान भी नहीं देते थे। वो बहुत बुरे हैं और मेरे पिता ने मुझ पे ध्यान नहीं दिया और मेरे पिता के दोस्त ने मेरे साथ उन्हें लगा कि इंद्रानी के साथ कुछ गलत हुआ है, पर इंद्रानी फिर उन्हें बताती है कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है। जिस पर इंद्रानी की ये बात सुन मुथु कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जिस पर इंद्रानी कहती है, मैं सब कुछ जानती हूँ, सबके दिमाग में क्या चल रहा है सब कुछ जानती हूँ। जिस पर इंद्रानी कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे ऊपर रिसर्च किया गया है। जिस पर ईशांत हैरान होता है और कहता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। जिस पर इंद्रानी कहती है, मैं मेरी माँ के पेट में थी जब मेरे एक अंकल ने, जो मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त हैं और मेरी माँ के, उन्होंने मुझ पे एक रिसर्च करना चाहा। इसलिए रिसर्च के लिए कोई और नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मेरी माँ के ऊपर ही रिसर्च करना शुरू कर दिया। मेरी माँ को ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जिस इंजेक्शन के बारे में मेरी माँ को भी पता नहीं चला। और फिर अचानक से मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और जब उन्हें लेबर पेन हुआ तो मेरी माँ दर्द से कराहने लगी। मेरे पिता को उन्होंने बताया कि मेरी माँ मर चुकी है और इसी वजह से मेरे पिता ने माना कि मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरी माँ की मौत हुई और इसलिए उन्होंने मुझे देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो सच जानना भी नहीं चाहते थे कि आखिर गलती किसकी है और क्या हुआ नहीं हुआ। मैंने उन्हें बताना चाहा लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी और बिना मेरी बात सुने बस मेरी माँ को मौत के लिए मुझे कसूरवार ठहराया और पूरे 10 साल तक उन्होंने से बात भी नहीं की, मुझे देखा तक नहीं। मेरे दादा दादी ने मेरी परवरिश की, लेकिन मेरे दादा दादी कितना ही करते। मैं बड़ी होती गई और मेरे साथ साथ मेरी अजीब तरह की ताकतें भी बड़ी होती गई। मैं लोगों का दिमाग पढ़ने लगी, लोगों की बातों को बहुत गहराई से समझने लगी। मैं जानने लगी कि ये लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने बहुत सारी किताबें एक ही मिनट में, एक ही घंटे में पढ़ के ख़त्म कर दिया। बहुत कुछ मैं करने लगी एक ही पल में। मुझे भी नहीं पता चला कि मैं बाकियों से कैसी अलग हूँ। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और ये सब मेरे अंकल करते थे। उन्होंने मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं कभी। मैं जब बड़ी हुई तो मैं घर से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उस समय मुझे पता चला कि मेरे अंकल के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। उनके बारे में सब कुछ मुझे पता चल गया। अंकल ने मेरी माँ को मरता हुआ छोड़ दिया था। मेरी माँ ज़िंदा थी, लेकिन उन्होंने मेरी माँ की जान नहीं बचाई, बल्कि मेरी माँ को मरता हुआ छोड़ दिया सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पिता को चुना था, उन्हें नहीं। मेरे पिता और वो अंकल दोनों ही एक मेरी माँ को पसंद करते थे, पर मेरी माँ ने मेरे पिता को चुना। लेकिन मेरे पिता ने कभी मेरी माँ की कदर ही नहीं की और अपने दोस्त की बात में आकर मेरी माँ की ज़िंदगी उनके हाथों में सौंप दी और मेरी माँ को उन्होंने मार दिया। और फिर उन्होंने मेरे ऊपर रिसर्च किया। मुझे पूरी ज़िंदगी 10 साल तक एक कमरे में बंद रखा
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।